आता है वो लोग दवाई लेते हैं। हम लोगों को अगर नींद आता है तो हम लोग सच में बहुत लकी हैं कि हम लोगों को नींद आता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अपर्णा जी आप कुछ बता रहे हो? एक्चुअली मेरा माइक ऑफ किया हुआ है तो हम सुन नहीं पा रहे। अब पब्लिक चैट में मैसेज कर सकते हैं अपर्णा जी। ठीक है। चलिए तो हम लोग लास्ट दिन कहाँ तक डिस्कस किए थे, जितना हमको याद आ रहा है ये सब हम लोग देख लिए थे। यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे, है ना। रूल 30 तक हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग रूल 31 से डिस्कस करेंगे। एक बार कंफर्म करिए, सही बोला या गलत बोला? चलिए तो हम लोग, अच्छा, ऑडियो क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, होना नहीं चाहिए तो क्लियर है तो अच्छी बात है। हाँ, बॉस इज़ ऑलवेज राइट और गुरुजी इज़ ऑलवेज राइट। चलिए, चलिए रवि जी, आज हम जल्दी से नहीं सोना है। आह, तो हम लोग आते हैं चैप्टर 4 में। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर देखे हुए थे। चैप्टर 1 में हम लोग प्रिलिमिनरी देखा था, है ना, जिसमें 1 से लेके 4 तक था। फिर हम लोग चैप्टर 2 में कुछ जनरल कंडीशन देखे, जहाँ पे हम लोग 5 से लेके 10 तक देखे हुए थे ना। 5 से लेके 10 तक देखे। फिर चैप्टर 3 हम लोग देखा क्वालिफाइंग सर्विस, जिसमें हम लोग 11 से लेके 30 तक देखे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 यहाँ पे आपका बताया गया है इमोलूमेंट्स के बारे में और आपका एवरेज इमोलूमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो चैप्टर 4 क्या बताता है? चैप्टर 4 टेल्स अस अबाउट इमोलूमेंट्स एंड एवरेज इमोलूमेंट्स। और यहाँ पे 2 रूल आपको देखने को मिलेगा, रूल नंबर 31 और रूल नंबर 32। तो रूल 31 हमको बताता है एमोलूमेंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर भी आपको याद रखना है कि एमोलूमेंट्स के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, कौन सा चैप्टर में बताया गया। याद रखिए, इस प्रकार का सवाल आईपी एग्जाम पे बहुत बार पूछता है। ठीक है। तो एमोलूमेंट्स आपका चैप्टर 4 में बताया गया। तो ये 31 याद रखने से आपको 3 + 1 4 हो ही जाएगा, है ना। 31 का मतलब क्या हुआ? 31 आपका हो गया 3 + 1 = 4। तो रूल नंबर 31 में एमोलूमेंट है और जो आपका चैप्टर 4 में बताया गया। तो ये रूल हम लोग याद रख लेंगे। फिर क्या बोला गया? एमोलूमेंट्स में क्या आएगा? तो बोला जा रहा है बेसिक पे। एमोलूमेंट्स के भीतर हम लोग किसको ले रहे हैं? तो बोला जा रहा है बेसिक पे एज डिफाइंड इन रूल 9 का 21 का ए का 1। आप याद करके देखिए, हम लोग जब फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे, है ना। तो 9 का 21 का ए का 1 में क्या बताया गया? बेसिक पे के बारे में बताया गया। तो बोला गया ये बेसिक पे जो है इट विल बी ट्रीटेड एज द एमोलूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। जब पेंशन के बारे में हम बात करते हैं तो मेरा एमोलूमेंट्स का मतलब हो जाएगा मेरा जो बेसिक पे है। और बेसिक पे को कहाँ पे डिफाइन किया गया? फंडामेंटल रूल्स के 9 के 21 के ए के 1 में हमारा बेसिक पे को डिफाइन किया गया था। तो ये हमको याद रखना है। तो बोला जी रे बेसिक पे एज डिफाइंड इन 9 का 21 का ए का 1, 9 का 21 का ए का 1 के भीतर जो बेसिक पे के बारे में बताया गया, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल रहा था। कब मिल रहा था? बोला जा रहा इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट। उनका जो रिटायरमेंट है उसके इमीडिएट पहले उनको जो बेसिक पे मिल रहा था। अगर उनका डेथ हो गया है तो ऑन द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन उनका डेथ हुआ उस दिन उनको जो आपका बेसिक पे मिल रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एमोलूमेंट हो जाएगा। और वो अगर कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल ऑफिसर है, तो उनको आपका एनपीए भी मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो बोला जा रहा है एनपीए ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ एमोलूमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। एनपीए आपका एमोलूमेंट का पार्ट हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है बेसिक पे, जिसको डिफाइन किया गया 9 के 21 का एक के 1 में। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो मिल रहा था इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट, और अगर डेथ हो गया तो डेथ के दिन में जो मिल रहा था वो आपका एमोलूमेंट्स कहलाएगा। एनपीए जो है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एमोलूमेंट्स। ठीक है। अब बोला जा रहा है वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उनका जो डेथ होता है
या रिटायरमेंट होता है उसके इमीडिएट पहले वो क्या था, बोला जा रहा है वो आपका सर्विस से एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था, तो कुछ भी कारण हो सकता है, रीजन में बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, रीजन में बी सस्पेंशन, है ना, तो आपका कुछ भी हो सकता है रीजन। तो बोला जा रहा है वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और ही हैड बीन अंडर सस्पेंशन। तो अगर ऐसा केस होता है तो बोला जा रहा है द पीरियड विच, अब ये जो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में है या फिर जो सस्पेंशन में था, ये पीरियड क्या है, बोला जा रहा है इट इज़ नॉट बीइंग काउंटेड एज सर्विस, इसको हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मान रहे हैं, है ना। तो कुछ भी सर्विस बुक जो है उनके सर्विस बुक में ये रिमार्क दिया गया कि जो ये पीरियड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है इट विल नॉट बी काउंटेड एज सर्विस, या फिर जो सस्पेंशन का पीरियड है इट विल नॉट बी काउंटेड एज सर्विस। तो बोला जा रहा है यहाँ पे उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में जाने से पहले, सस्पेंड होने से इमीडिएट पहले जो एमोलुमेंट वो ड्रॉ कर रहा था उसी को यहाँ पे आपका एमोलुमेंट माना जाएगा। द एमोलुमेंट्स विच ही ड्रू immediately before proceeding on such leave or suspension forms the part of emoluments। तो क्लियर है, आसान भाषा में आसान बातें बताया गया। तो बोला गया रूल 31 जो चैप्टर 4 में है, तो वहाँ पे हमारा एमोलुमेंट्स को डिफाइन किया गया। एमोलुमेंट्स के भीतर हम लोग देखा बेसिक पे आएगा, इसके भीतर हमारा एनपी आएगा। बेसिक पे को हम लोग देखें 9 के 21 के एक में आपका डिफाइन किया गया है। फिर हम लोग देखें अगर कोई रिटायर हो जाता है, कोई किसी का डेथ हो जाता है, तो रिटायरमेंट्स के दिन या फिर जो आपका डेथ के दिन उस टाइम पे उनको जो पे मिल रहा था उसी को हम लोग एमोलुमेंट्स मानेंगे। अगर किसी का एमोलुमेंट्स मतलब उसके पहले अगर वो सस्पेंशन में रहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में रहता है, और वो सस्पेंशन का या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का जो पीरियड है इट इज़ नॉट काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, तो उस सस्पेंशन या लीव में जाने से इमीडिएट पहले उनको जो आपका एमोलुमेंट्स मिल रहा था उसी को हम यहाँ पे पार्ट मानेंगे हमारा एमोलुमेंट्स का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े फटाफट से, चलिए अब आगे क्या बोला गया। बोला जरे वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस was on leave and earned an increment although not actually drawn shall form a part of emolument। देखिए 2 नंबर आपके आंखों के सामने लुटपुट लुटपुट कर रहा है, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए वो आपका रिटायरमेंट से पहले वो क्या था, वो मान लीजिए आपका छुट्टी में था या फिर वो आपका कुछ और कारण हो सकता है। तो बोला गया वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ वाइल इन सर्विस, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या हुआ, वो सर्विस से रिटायर किया या फिर उनका डेथ हो गया, और जब वो आपका रिटायर किया या फिर डेथ हुआ उस दौरान वो आपका छुट्टी में था, और इस छुट्टी के दौरान उन्होंने कोई इंक्रीमेंट अर्न किया, है ना, कोई इंक्रीमेंट उन्होंने अर्न किया, बट इस इंक्रीमेंट को वो ड्रॉ नहीं कर पाया। क्यों ड्रॉ नहीं कर पाया, क्योंकि वो छुट्टी में था, जॉब में ज्वाइन किया नहीं था, तो इंक्रीमेंट इफेक्ट में नहीं आया। तो अगर उनका रिटायरमेंट हो जाता है, अगर उनका डेथ हो जाता है, तो इस जगह पे उस इंक्रीमेंट को भी हम एमोलुमेंट्स का पार्ट मानेंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। बोला जी वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनल्टी, देखिए और एक खतरनाक बात, बोला जी वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनल्टी which has the effect of reducing his pay only during the currency of that penalty। क्लियर हो रहा है, आगे आगे पढ़ने दीजिए, हम फिर आपको समझाते हैं पूरा चीज। फिर बोला जा रहा है ऑन द एक्सपायरी ऑफ विच ही वुड हैव regained the pay admissible to him without any impact of said penalty the notional pay on the date of death ignoring the effect of such penalty, ignoring the effect, याद रखिए इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ सच पेनल्टी शैल बी ट्रीटेड एज हिज एम्बुलमेंट। तो क्या हुआ बातें,
बोला जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने क्या किया, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने कोई पेनल्टी दिया और पेनल्टी में उनको मान लीजिए लोअर स्टेज में भेज दिया गया, पेड आपका लेस कर दिया गया, कुछ ना कुछ आपका किया गया, तो वो क्या हुआ, आपका उसका जो पे है एक्चुअली उस पे को मैंने रिड्यूस कर दिया। बट ये जो मेरा पेनल्टी था उस कुछ इस नेचर का था, एट द एंड ऑफ द करेंसी पीरियड ऑफ पेनल्टी, जब मेरा पेनल्टी का जो करेंसी पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो अपना जो एक्चुअल पे है वो आपका रिगेन करेगा, वो वापस आ जाएगा उसी जगह पे। तो ऐसा केसेस, ऐसा पेनल्टी अगर किसी को दिया गया और बंदा ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनल्टी परलोक पहुंच जाता है, ऊपर वाले के पास पहुंच जाता है, तो बोला जा रहा है उनको हम क्या करेंगे, द नोशनल पे, मतलब वो काल्पनिक पे हम उनको देंगे जो अगर वो ड्यूटी में रहता, एक्चुअल में वो जिंदा रहता, उस उनको जो पे मिलना था, जो एक्चुअली उनको पे मिलना था, यहाँ पे जो मैंने पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज किया था उसका पे को घटाने के लिए वो पेनल्टी को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और पूरा जो एक्चुअल में जितना उनको मिलना था वो एक्चुअल में उनको यहाँ पे मिल जाएगा, उसी अमाउंट को हमारा एमोलुमेंट ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है फंडा? और एक बार हम बता देते हैं आपको यहाँ पे क्या बोला गया, बोला कि वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनल्टी, पेनल्टी के करेंसी पीरियड में उनका मौत हुआ है। फिर क्या बोला गया, ऐसा पेनल्टी उनको दिया गया था जो उनका पे को रिड्यूस कर रहा था, है ना, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट पेनल्टी, उस पेनल्टी के करेंसी पीरियड में उनका पे आपका कम था, बट ये भी तय था कि ही वुड हैव रिगेन्ड द पे एडमिसिबल टू हिम आफ्टर द करेंसी पीरियड, जब करेंसी पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो वापस अपने जगह पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अगर उनका डेथ हो जाता है तो यहाँ पे उस पेनल्टी जो उनको दिया गया था उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जाएगा और जो नोशनल पे है, मतलब पेनल्टी अगर नहीं होता तो उनको जो पे मिलता उसी को आपका एमोलुमेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बोला जा रहा है डीए शैल बी ट्रीटेड एज एमोलुमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेचुइटी। देखिए हम लोग पेंशन के बारे में जब देख रहे थे तो हम लोग क्या देखे, खाली उसमें बेसिक देखे, हमने वहाँ पे एनपीए देखे बट डीए नहीं देखे। बट बोला जा रहा है जब ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होगा तो डीए ऑल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ एमोलुमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी एग्जाम पे सवाल पूछा जा सकता है। डीए जो है इट फॉर्म से पार्ट ऑफ एमोलुमेंट्स, है ना, इन कनेक्शन ऑफ ग्रेचुइटी। तो ये हमको याद रखना रहेगा कि ग्रेचुइटी के मामले में डीए भी हमारा एमोलुमेंट का ही पार्ट रहेगा। तो ये हद तक हमारा खत्म होता है एमोलुमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट था रूल 31 एमोलुमेंट्स। एक बार फटाफट से हमको बताइए कौन सा चैप्टर में इसके बारे में बताया गया था। 31 का 4 अभी क्लियर हुआ है ना भूषण जी? अभी भूषण जी अभी क्लियर हुआ या दोबारा बताना है? भूषण जी एक बार बताइए, अभी क्लियर हुआ या दोबारा बताना है? अच्छा कोई नहीं। आपका 31 के 4 में क्या बताया गया, तो बोला जा रहा है कोई बंदा को कोई पेनल्टी दिया गया और पेनल्टी देने के कारण से उनको रिड्यूस रेट में पे मिल रहा था। ठीक है, मान लीजिए कि हम 44,900 में है, हमको थोड़ा नीचे वाला कोई स्लैब में भेज दिया गया और बोला गया कि मान लो कि 2 साल के लिए तुमको वहाँ पे भेजा गया, 2 साल के बाद तुम वापस आ जाओगे उसी जगह पे, और वो 2 साल के भीतर हम ऊपर पहुंच गए। तो बोला जा रहा है यहाँ पे हमको जो नीचे वाला स्लैब में भेज दिया गया था पे हमको कम मिल रहा था, तो बोला जा रहा है क्योंकि उस पीरियड खत्म होने के बाद मैं वापस अपने जगह पे आ जाता, तो यहाँ पे अगर मेरा डेथ हो जाता है तो वो पेनल्टी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट मेरे पे के ऊपर नहीं रहेगा। एक्चुअल में मुझे जितना मिलना था उसी को मेरा एमोलुमेंट्स माना जाएगा, उसी के आधार पे मौत के लिए मुझे जो आपका पेंशन मिलेगा फैमिली में, हमको तो नहीं मिलेगा, हम तो ऊपर पहुंच चुके होंगे, फैमिली को जो आपका फैमिली पेंशन वगैरह जो मिलेगा वो उसी रेट में मिलेगा। यहाँ पे जो पेनल्टी दिया गया वो आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट एमोलुमेंट्स के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए।
चलिए एक बार आप भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। पेंशन के लिए बेसिक प्लस एनपीए, ग्रेजुएटी के लिए बेसिक पे प्लस डीए, बिल्कुल। लीव एनकैशमेंट में भी बेसिक और आपका डीए लिया जाता है। जीपीएफ के लिए आपका बेसिक पे लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एवरेज एमोलूमेंट्स। एवरेज एमोलूमेंट्स क्या है? तो बोला जा रहा है एवरेज एमोलूमेंट्स का मतलब होता है ड्यूरिंग द लास्ट 10 month ऑफ सर्विस the average emolument shall be determined with reference to the emoluments drawn by the government servant। गवर्नमेंट सर्वेंट को जो emoluments मिल रहा था, कब मिल रहा था? ड्यूरिंग द लास्ट 10 months ऑफ सर्विस। लास्ट सर्विस के लास्ट जो 10 month है, आखिरी 10 महीना है, उसमें उनको जो आपका एमोलूमेंट्स मिल रहा था उसी को बोला जाएगा एवरेज एमोलूमेंट्स, ठीक है। लास्ट 10 महीने का जो एवरेज है, ठीक है। बोला जी अब इसको, ये जो लास्ट 10 महीना है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या आता है जब किसी के महीने के एक मतलब मिडिल में किसी का मान लीजिए सर्विस जो है टर्मिनेट हो गया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका दिक्कत का बातें आता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी का, आप अगर देखिएगा कि 16/7/2019 है ना, 16/7/2019 में किसी का सर्विस आपका टर्मिनेट हुआ है ना। अब यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे 1 से लेके 16 तक अगर आप जाइएगा तो 16 दिन होता है ना। और उसके बाद 9 महीना आप ले लीजिए कंप्लीट। तो हमारा यहाँ पे कहाँ तक चला गया था? हम यहाँ पे जुलाई तक गए थे। तो जुलाई से पहले आपका 6 5 4 3 है ना, इस तरीके से जाएंगे 6 5 4 3 2 1। फिर ये आपका गया कितना? 6 5 4 3, फिर आपका गया 2, फिर आपका गया 1, फिर आपका गया 12, फिर आपका गया 11, फिर आपका गया 10। इस तरीके से आपको हमको कैलकुलेट करना है। तो 5 और 4 हो गया 9 महीना। तो 9 महीने में हमारा कहाँ तक आ गया? अक्टूबर से लेके यहाँ तक। अब अक्टूबर से पहले जो सितंबर महीना है, यहाँ से हमको 14 दिन लेना रहेगा। तो 14 दिन कहाँ तक होगा? तो 17/9/2018 से लेके आपका 30/9/2018 तक, ये पीरियड का मैंने 14 दिन ले लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का 14, यहाँ का 30, 16 मिलके हो गया कितना? 30। और तो 30 दिन में आपका एक महीना हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इधर का हो गया 9 महीना। तो 9 महीना प्लस एक महीना हो गया मेरा 10 महीना। तो 17/9/2018 से लेके 16/7/2019 तक जो एम्बुलमेंट हमको मिला, इसका जो एवरेज हो जाएगा, इस 10 महीने का जो एवरेज हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे एवरेज एमोलूमेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये वाला बताइए। यहाँ पे हमको क्या देखना है? देखिए कब, किस किस डेट में मेरा सर्विस टर्मिनेट हो गया, वहाँ से हम जाएंगे प्रीवियस में, है ना। तो जैसे मान लीजिए आज के दिन से एक बार कैलकुलेट करके हमको कोई बताइए कि मान लीजिए 29/8/2024, आज के दिन में किसी का आपका सर्विस जो है टर्मिनेट हो चुका है। तो जब हम एवरेज एमोलूमेंट लेंगे तो कहाँ तक उनका लेंगे? फटाफट से बताइए तो कैलकुलेट करके। चलिए इसको जवाब दीजिए आप लोग। देखिए एनपीए तो आएगा ही, एनपीए आपका रहेगा ही, ग्रेचुइटी में भी आपका एनपीए आपका रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। चलिए जवाब अभी देना है या बाद में देना है? चलिए आज छोड़ देते हैं, आज इसका आप कैलकुलेट करके हमको बताइएगा, ठीक है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो इस महीने में 29 दिन तो मेरा हो चुका है ना। इस महीने में अगर आप देखिएगा तो हमारा 29 दिन तो हो चुका है। इस महीने में कितना दिन हो चुका है? 29 दिन। अब इसके पहले का हमको लेना रहेगा 7 महीना, है ना। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? इसका पहला महीना जो है जुलाई जाएगा, जून जाएगा, मई जाएगा, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। कितना हो गया? 3 2 5 2 7, साथ में और 2 गो लेना है तो 12 ले लेंगे, 11 ले लेंगे, हो गया ना 9। 3 2 5 4 9, तो ये 11 तक गया। उसके बाद आ जाएगा मेरा 10। अब देखिए यहाँ पे गया 29 दिन, तो 10 का हमको एक ही दिन लेना रहेगा, है ना। 10 का हमको एक ही दिन लेना रहेगा। तो 31/10/2000 हम 23 में पहुँच जाएंगे।
है ना। मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है, आप लोग बताइए सही है कि नहीं। ये वाला सही है कि नहीं बताइए एक बार। चलिए, तो यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ से हम ले लिए 29 दिन, यहाँ से हम ले लिए 1 डे, है ना। यहाँ से हो गया 1 दिन, यहाँ से हो गया 29 दिन, और यहाँ से हो गया 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आपका 10 महीना। इसका जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे एवरेज एम्प्लॉयमेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं चैप्टर 5 में, जहाँ पे बताया गया क्लासेस ऑफ पेंशंस एंड कंडीशन ऑफ गवर्निंग देयर ग्रांट। तो ये जो 5th चैप्टर है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन के बारे में आपको बताया गया, और उस पेंशन कैसे ग्रांट किया जाता है उसका जो जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया। रूल नंबर 33 से लेके 41, 33 से लेके 41 तक इस चैप्टर का हमारा पार्ट है। तो आज हम लोग ये चैप्टर भी देख लेते हैं। चलिए, चलिए अब आज क्लियर हो रहा है ना अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 30 नवंबर से हो रहा है आपका। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एक बार सही से और एक बार हिसाब कर लीजिए उपाध्याय जी। ठीक है, एक बार सही से हिसाब कर लीजिए, ये वाला देख लीजिए। अगर दिक्कत रहेगा तो बताइए, हम लोग फिर से एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार घर बैठे, फिर हमको बताइएगा। आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं रूल 33। रूल 33 हमको बताता है अबाउट सुपर एनुएशन पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी। सुपर एनुएशन पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में हमारा रूल 33 बताता है। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है सुपर एनुएशन पेंशन shall be granted to a government servant who has retired on attaining the age of compulsory retirement। तो एज ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब हम लोग कितना मान ले, 60 साल, है ना। तो 60 साल का एज हो गया कंपलसरी एज ऑफ रिटायरमेंट। तो उस एज में जाके कोई बंदा अगर रिटायर करता है तो जो पेंशन हम उसको देंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सुपर एनुएशन पेंशन। ठीक है, अब बोला जी इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रेंडर्ड ए सर्विस नॉट लेस देन 5 years एंड नॉट एक्सीडिंग 10 years, तो उनको एक ग्रेचुइटी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ग्रेचुइटी, है ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने 5 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा का सर्विस दिया है और 10 साल एक्सीड नहीं किया है, 10 साल तक का सर्विस दिया है, तो यहाँ पे हम उनको क्या देते हैं? तो एक सर्विस ग्रेचुइटी उनको दिया जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है रिटायरमेंट ऑन द आफ्टरनून। अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो किसी महीने के 2 तारीख को है या फिर उसके बाद में है, तो रिटायरमेंट कब हो जाएगा? तो रिटायरमेंट हो जाएगा ऑन द आफ्टरनून ऑफ लास्ट डे ऑफ मंथ, है ना। जिस महीने में उनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस महीने का जो लास्ट दिन रहेगा उसी के आफ्टरनून में रिटायरमेंट होगा। अगर किसी का फर्स्ट डे ऑफ मंथ में जन्मदिन है तो, है ना, अगर किसी का जैसे 1 जनवरी को, 1 फरवरी को अगर किसी का जन्मदिन है ना, तो मान लीजिए 1 फरवरी को जन्मदिन है तो उसका 31 जनवरी को ही, उसी साल का 31 जनवरी को ही उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर 1 जनवरी को है तो वहाँ पे 1 साल और बैक भी हो जाएगा। 31 दिसंबर को मान लीजिए किसी का जन्मदिन है 1/1/1997, तो इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट कौन सा हो जाएगा? कोई बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। अगर 1/1/1997 जो है किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो डेट ऑफ रिटायरमेंट कब होगा उनका? 31/12 डेट बताइए। 31/12 96 में भूषण जी पिटाई खाइएगा। 36 में रोहन जी।
सत्येंद्र जी क्या हो रहा है सबको? कितने साल में रिटायर करवा रहे हैं? है ना, 31/12/56 में हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले क्या करना है, इसके साथ 60 जोड़ देना है ना, इसके साथ आप 60 जोड़ दीजिए। तो अगर 60 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाता है, 2057 हो जाता है। तो 2057 का डेट कौन सा आएगा, 1/1। पर ये 1 तारीख तक जाएगा नहीं, उसके पिछले दिन में ही रिटायर हो जाएगा। तो कब रिटायर हो जाएगा, अगर ये जनवरी में ना होके कभी दूसरे महीने में होता तो आपका 57 तक पहुंच जाता। बट क्योंकि ये जनवरी का है तो इसका हो जाएगा 31/12/2056, है ना, 31/12/2056 में उनका आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। एक बार कंफर्म करिए वीडियो आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं, पीपीटी दिख रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म करिए। चलिए पीपीटी दिख रहा है। अपर्णा जी आप एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला ना सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है 1 जनवरी वाला डेट देके, तो ध्यान रखिएगा, भूल नहीं जाना, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, ये वाला देख लिए। अब आते हैं हम लोग रिटायरिंग पेंशन में। देखिए हमारे दिमाग में एक्चुअली मैं ये पेंशन रूल बूल बहुत अच्छे से मैं नहीं जानता हूँ, मैं कभी पढ़ा नहीं सही से। तो हमको ये रिटायरिंग पेंशन देखने से ही लगता है कि रिटायरमेंट में जो पेंशन मिलेगा, है ना। पर हमने क्या देखा, रिटायरमेंट का पेंशन अगर किसी ने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विस अगर कोई रिटायर करता है तो वहाँ पे उनको कौन सा पेंशन मिलेगा, 60 साल के बाद अगर कोई रिटायर करेगा रिटायरिंग पेंशन मिलेगा या सुपर एनुएशन पेंशन मिलेगा। 60 साल से बाद किसी ने सर्विस से रिटायरमेंट किया तो वहाँ पे उनको सुपर एनुएशन पेंशन मिलेगा, नॉट रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन कब दिया जाता है, तो बोला जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, बोला जा रहा है रिटायरिंग पेंशन और रिटायरिंग सर्विस ग्रेचुइटी एज द केस में बी शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद रूल 44। तो रूल 44 में बताया गया है अमाउंट ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारा आपका रूल 44 में हमारा डिस्कस किया हुआ है ना। बेसिकली रूल 44 में अगर हम जाएंगे तो अमाउंट ऑफ पेंशन कितना मिलता है उसके बारे में बताया गया है। तो बोला जा रहा है रिटायरिंग पेंशन कब मिलता है, तो बोला जा रहा है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ रिटायर्ड कब, इन एडवांस, वो आपका एडवांस रिटायर हो चुका है। मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट का जो एज होता है 60 साल का, उसके पहले ही बंदा अगर रिटायर कर जाता है सर्विस से, वो किसी भी कारण से हो सकता है, अंडर रूल 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, जिसके बारे में हमारा FR 56 में बताया गया है ना। FR 56 हमारा क्या बता रहा था, FR 56 हमारा क्या बता रहा था, एक बार पब्लिक चैट में बताइए। FR 56 हमको क्या बताता है, फटाफट से बताइए पब्लिक चैट में। फंडामेंटल रूल FR 56 जब हम लोग देखे थे, बेसिकली वो आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बारे में बताता है ना, कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है हम लोग FR 56 में देखे थे। तो यहाँ पर भी हमारा जो रिटायरमेंट है वो कब हो रहा है, वो आपका 60 साल से नीचे का हो रहा है ना। ये आपका बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट। अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है ये बहुत तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो बेसिकली 2 प्रकार यहाँ पे आपका बताया गया। नंबर 1 क्या बोला गया, अंडर रूल 42। अब रूल 42 क्या होता है, तो बोला जा रहा है जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ गिवन ए नोटिस। आप आ जाइएगा थोड़ी देर बाद, हम लोग देखेंगे रूल 42। ये देखिए रूल 42 क्या बताता है, रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी गिव्स ए नोटिस इन राइटिंग। तो 42 हमको बताता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपका नोटिस दे रहा है 42 में। 43 में क्या बता रहा है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपका नोटिस दे रहा है ना। यहाँ पे आपका क्या बताया गया, शैल रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट कहा गया एट द गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव ए नोटिस, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट नोटिस दे रहा है। तो 42 जब हम लोग देखा तो 42 में क्या बोला गया,
आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी गिव्स ए नोटिस। 43 में क्या बताया गया, जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट गिव्स ए नोटिस। और FR 56 जो है ये हमारा प्री मैच्योर रिटायरमेंट का डिफरेंट कंडीशंस लेके डील करता है। तो इसी के आधार पे जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर करता है, उन बंदे को जो पेंशन हम देते हैं उसको हम बोलते हैं रिटायरिंग पेंशन, जिसके बारे में रूल 34 में बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, तो ये एक केसेस था। दूसरा और एक केस यहाँ पे दिया गया, कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है और बंदा अगर उस टाइम पे VRS के लिए आवेदन कर देता है, यहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा कितने साल का सर्विस हुआ, उनको सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया। वो बोला कि चलो जब तुमको हमारा ज़रूरत नहीं है तो हमको तुम्हारा क्या ज़रूरत है, हम चलो सर्विस छोड़ेंगे, तो इनको भी यहाँ पे आपका रिटायरिंग पेंशन मिल सकता है। तो ये केस हम लोग देखे कहाँ पे, रूल 34 में। तो रूल 33 क्या बताया था, वो हमको बताया था सुपर एनुएशन पेंशन के बारे में। रूल 34 हम लोग देखा जहाँ पे बताया गया रिटायरमेंट वाला पेंशन के बारे में। अब रूल 35 हमको क्या बताता है, तो रूल 35 बताता है पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन इन और अंडर स्टेट गवर्नमेंट। कोई बंदा जो है स्टेट गवर्नमेंट में उनका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे उनको कितना पेंशन मिलेगा ये बताया गया है रूल 35 में। क्या बोला गया, बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन परमिटेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन ए सर्विस और पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट था और उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए परमिशन दे दिया गया, जिस दिन उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हम मान लेंगे कि भाई मेरे लिए तुम मर चुके हो, है ना, है ना। कभी कभी होता है ना, लड़की जब घर से भाग जाती है या लड़का घर से भाग जाता है तो हम लोग बोलते हैं आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट क्या किया, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का था और वो बंदा चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, तो बोला गया कि भैया आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो, फ्रॉम द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट विल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। वो सर्विस से हम लोग रिटायर हो चुका है ऐसा मान लेंगे। अब बोला जा रहा है ऐसा केस में, क्योंकि हमने उनको परमिशन दिया था, है ना, पूरा ऐसा नहीं है माँ बाप के खिलाफ नहीं गया, माँ बाप से परमिशन भी लिया फिर भाग जाके शादी कर लिया, तो बोला जा रहा गवर्नमेंट सर्वेंट उनको परमिशन भी दिया गया था, तो क्योंकि हम परमिशन भी दिए थे इसलिए उनको पेंशनरी बेनिफिट्स भी हम देंगे। तो बोला जा रहा है ही शैल बी एलिजिबल ऑन सच एब्जॉर्प्शन टू रिसीव पेंशन एंड सर्विस ग्रेचुइटी एज द केस में बी। तो उस जगह पे उनको आइदर पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी जो भी आपका एप्लीकेबल होगा वो उनको मिलेगा, है ना, और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी वो उनको मिलेगा। तो हो सकता है कि मान लीजिए 10 साल के नीचे वाला सर्विस है तो वहाँ पे हम उनको पेंशन नहीं देंगे, हम उनको सर्विस ग्रेचुइटी दे देंगे, है ना। तो बोला जा रहा है ऐसा केसेस में उनको पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी या एंड साथ में जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी या आपका जो भी आपका वैलिड रहेगा उस जगह पे जो भी चीज़ मिलना चाहिए वो उनको दिया जाएगा, तुम्हारा हक है मैं तुमको दे दूंगा, उसमें कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। तो ये गया हमारा किसी बंदे का अगर एब्जॉर्प्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट में। अब रूल 36 हमको बताता है अगर कोई बंदे का एब्जॉर्प्शन होता है किसी कॉरपोरेशन में, किसी कंपनी में या किसी पब्लिक बॉडी में, तो यहाँ पर भी सेम बातें जो 35 में हम लोग देखा, यहाँ पर भी सेम बातें बताया गया। देखिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट का परमिशन था, बंदा जो है एब्जॉर्ब हो गया किसी कॉरपोरेशन का, कंपनी का किसी पोस्ट में जाके, तो बोला जा रहा है उसी दिन से मान लिया जाएगा डीम टू हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। यहाँ पर भी उनको पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी उनको मिलेगा, पेंशन मिलेगा या फिर सर्विस ग्रेचुइटी मिलेगा। अगर पेंशन उनको मिल रहा है तो उनको रिटायरमेंट ग्रेचुइटी भी मिलेगा। तो ये आपका उनको मिलेगा, किसके आधार पे मिलेगा, तो बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे आपको पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी और जो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है वो आपको मिलेगा। आगे बढ़े। सरप्लस क्या होता है कि मान लीजिए कभी किसी जगह पे जितना मेरा आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पोस्ट रहता है, अब मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पे उस पोस्ट का कोई आवश्यकता ही नहीं है तो कुछ पोस्ट को हम लोग सरप्लस डिक्लेयर कर देते हैं, है ना, कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट ही रहा नहीं
या फिर कोई डिपार्टमेंट ऐसा ये हो गया वहाँ पे कोई लोगों का आपका ज़रूरत ही नहीं है, वर्कलोड बिल्कुल नहीं है, तो किसी को वहाँ पे सरप्लस डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे मान लीजिए 5 ही पोस्ट चाहिए था पर हमारा 10 आदमी है, तो 5 को वहाँ पे मेरा सरप्लस हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 37। रूल 37 क्या बता रहा है? तो बोला जा रहा है कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन कंसिक्वेंट अपन कन्वर्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनटू पीएसयू। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, यहाँ पे उनका एम्प्लॉयज़ को कैसे पेंशन दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया। तो बोला जा रहा है ऑन कन्वर्शन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट शैल बी ट्रांसफर्ड इन मासे। इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पे एज इट इज पूछ सकता है। इन मासे का मतलब होता है मास में, टुगेदर, एक साथ, सब मिलके, है ना। कि मान लीजिए मेरा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, कोई ए डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन चुका है ना, वो आपका कन्वर्ट हो चुका है, तो सारा एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया। कैसे? उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो ये बोला जा रहा है उसी के बारे में कि यहाँ पे उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जितना सारा एम्प्लॉय रहेगा ऑल ऑफ देम विल बी ट्रांसफर्ड टुगेदर टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास उनको आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस पीरियड को हम कैसे मानेंगे? तो बोला जा रहा है कि इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डेपुटेशन। इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डेपुटेशन। और यहाँ पे फॉरेन सर्विस का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो सारा इसके ऊपर लागू होगा। बट उस बंदे को जिसका ये डेपुटेशन डीम्ड डेपुटेशन में गया, उनको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। विदाउट एनी डेपुटेशन अलाउंस कब तक? बोला जा रहा है टिल सच टाइम दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट सेक्टर। जब तक वो वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाता है तब तक हम उनको डीम्ड टू बी इन डेपुटेशन मानेंगे। बट डेपुटेशन में तो रहेगा, उसको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें मेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कन्वर्ट हुआ है, उनको बोला गया है आपको क्या काम करना है, रूल और रेगुलेशन बनाना है। कितने दिन के भीतर? विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल के भीतर आपको रूल्स और रेगुलेशन बनाना है कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को डील करिएगा। अब बोला जा रहा है ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डिम deputation shall be asked within a period of not exceeding 3 months from the date of notification of rules and regulation of PSU to exercise the option to revert to government or seek permanent absorption in PSU। अब क्या हुआ देखिए, फंडा क्या हुआ। पहले हमारा क्या था? हमारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एक डिपार्टमेंट था। वो क्या हो गया? वो आपका कन्वर्शन हो गया। किसमें? किसी आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वो आपका कन्वर्शन हो गया। तो जब ये कन्वर्शन हुआ तो मैंने क्या किया, मेरा जितना सारा एम्प्लॉयज़ है सबको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कैसे किए? तो बोला जा रहा है ऑन डीम्ड डेपुटेशन। डिपुटेशन के बेसिस पे डिम डिपुटेशन हम लोग उसको मान लिए कि भाई तुम्हारा डिपुटेशन हो चुका है उस जगह पे। बट इस डिम डिपुटेशन के पीरियड में उसको डिपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, नॉट गिवन, है ना, नॉट गिवन। डिपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। फॉरेन सर्विस का जो सर्विस कंडीशन होता है इनके ऊपर आपका लागू रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया? जिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मैंने भेजा उस पीएसयू को बोला गया कि विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स आपको क्या करना है? आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाना है। अब जब उन्होंने ये रूल्स और रेगुलेशन बना दिया तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे मैंने मेरे जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों को मौका दिया कि 3 महीने के भीतर विद इन 3 मंथ्स उनको क्या करना है? उनको ऑप्शन फर्निश करना है, उनको ऑप्शन फर्निश करना है। इन्होंने क्या किया? देखिए रूल्स रेगुलेशन पीएसयू ने बनाया। अब इस रूल्स रेगुलेशन में अगर कोई बंदा पीएसयू में रह जाएगा उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये इस रूल्स रेगुलेशन में बताया गया। अब इस रूल्स रेगुलेशन को देखने के बाद अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लगता है कि नहीं
मैं उस जगह पे जाके मेरा कोई फायदा नहीं है, तो वो ऑप्शन क्या फर्निश करेगा, वो ऑप्शन फर्निश करेगा फॉर रिवर्शन, कि मुझको वापस भेजो, हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में वापस जाना चाहता हूँ, तो ये फर्निश करेगा ऑप्शन फॉर रिवर्शन। अगर उनको लगा कि नहीं इस पीएसयू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा था, तो वो क्या कर सकता है, वो आपका सीख कर सकता है परमानेंट एब्जॉर्प्शन, है ना। वो बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम तुम्हारे पास और नहीं जाएंगे, हम इसी पीएसयू में ही रह जाएंगे। तो ये बात आपका यहाँ पे बताया गया। टाइम पीरियड दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट एक बार बताइए, सरप्लस को वीआरएस, देखिए सरप्लस को बोला नहीं गया वीआरएस लेने के लिए। अगर किसी को सरप्लस डिक्लेयर किया गया और वो बोलता है कि नहीं मैं सरप्लस होके जिंदा नहीं रहूंगा, इस अपमान का जिंदगी से अच्छा है कि हमारा ये दुनिया त्याग देना, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं ये छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो वो वीआरएस के लिए आवेदन दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो बात आपका यहाँ पे बताया गया था। अब बताइए हमको फटाफट से, कितने दिन के भीतर आपको पीएसयू को रूल्स रेगुलेशन बनाना है। ये सवाल एग्जाम पे पूछ सकता है, कितने दिन के भीतर पीएसयू को रूल्स रेगुलेशन बनाना है। विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के भीतर इनको रूल्स रेगुलेशन बनाना है। कितने महीने के भीतर या दिन के भीतर आपको क्या करना है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपका पीएसयू में गया था उनको ऑप्शन फर्निश करना रहता है फॉर रिवर्शन, और वो आपका परमानेंट एब्जॉर्प्शन चाहता है विद इन 3 मंथ्स। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, क्या इस पीएसयू में जो लोग डिम डिपुटेशन में चला गया, ट्रांसफर हो गया, क्या उनको डिपुटेशन अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है? डिपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। तो यही 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है, बाकी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, बोला कि इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। अब क्या हुआ, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना बहुत चालाक है, कुछ लोग होता है कि नहीं हम कुछ करेंगे नहीं, देखेंगे सबका, है ना। तो बोला जा रहा है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ऑप्शन फर्निश ही नहीं करता है कि हमको वापस जाना है या उधर आपका रहना है, तो बोला जा रहा है अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया तो इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव ऑप्टेड फॉर परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू। आपने अगर बोल देते कि भैया नहीं हमको रहना नहीं है, तो मान लेते तुमको वापस आना है, पर क्योंकि आपने ऑप्शन फर्निश नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि आप उसी जगह पे रहना चाहते हो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एम्प्लॉयज हु ऑप्ट टू रिवर्ट टू गवर्नमेंट सर्विस। जो जो एम्प्लॉय आपका गवर्नमेंट सर्विस में रिवर्ट होने के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, उनको बोला जा रहा है दे शैल बी रिपैट्रिएटेड टू गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वापस ले लिया जाएगा, गवर्नमेंट के सर्विस में वापस ले लिया जाएगा। कितने दिन के भीतर, बोला गया विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड shall be redeployed थ्रू सरप्लस सेल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी उनको सरप्लस डिक्लेयर करते हुए गवर्नमेंट लोग रख लेगा, और उसके बाद फर्दर उनका रीडिप्लॉयमेंट कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे जगह पे उनका किया जाएगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है ये बात कि अगर किसी ने ऑप्शन फर्निश कर दिया कि हमको रिवर्ट कर लो, हमको इधर रहना है नहीं, तो मेरा पहला वाला डिपार्टमेंट जो था वो तो अभी है नहीं, क्योंकि वो तो आपका अभी पीएसयू बन चुका है, तो भाई आपको हम कैसे वहाँ पे वापस भेजेंगे। तो बोला कि हम यहाँ पे आपको सरप्लस रख लेंगे, और सरप्लस सेल से जब जहाँ जिस जगह पे जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत रहेगा वहाँ पे एक एक करके हम लोग आपको भेजेंगे। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है कि the employees who opt to revert to government service shall be repatriated to government within 2 years। तो यहाँ पे जब आपने ऑप्शन फर्निश किया फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑप्शन, जिस दिन ऑप्शन फर्निश आपने किया 2 साल के भीतर मैं आपको गवर्नमेंट में वापस ले लूँगा। बस जब मैं लूँगा वापस तो आपको सरप्लस सेल में रखा जाएगा, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है रिडिप्लॉयमेंट का प्रक्रिया जो है उसको चलाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ ऑप्शन एंड डेट ऑफ रिवर्शन। आपने ऑप्शन दिया था, आपका रिवर्शन हुआ मान लीजिए 1.5 साल बाद, क्योंकि हम लोग देखें 2 साल के भीतर रिपेट्रिएशन होना है, तो बोला गया मान लीजिए 1.5 साल के बाद होता है। तो ये पीरियड को हम कैसे
डील करेंगे। तो बोला जा रहा था पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ ऑप्शन एंड डेट ऑफ रिवर्शन ऑफ गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू बी ऑन डीम्ड डेपुटेशन। इनको भी आपका डीम्ड डेपुटेशन ही माना जाएगा फॉरेन सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और इस पीरियड में आपको कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है। The pensionary benefits in respect of such employee shall be drawn and paid in the manner to be specified by the administrative ministry of the PSU। तो पेंशनरी बेनिफिट को कैसे हम ट्रीट करेंगे, जो हमारा PSU में एब्जॉर्ब हुआ है, तो बोला जा रहा है वो PSU जिस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है स्पेसिफाई करेगा उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रहेगा, उसी के आधार पे उनको पेंशनरी बेनिफिट्स वगैरह दिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देखें रूल 37, जहाँ पे बताया गया कंडीशन फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन कंसिक्वेंट अपॉन द कन्वर्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाता है वहाँ पे कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। अब सिमिलरली और एक रूल है जहाँ पे बोला गया कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है अगर ऑटोनोमस बॉडी बन जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो जो प्रोविज़न हम लोग 37 में देखे सेम प्रोविज़न आपका 38 में भी है, तो इसको रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला रूल पे, जहाँ पे बताया गया रूल 19 में रूल 39 पे इनवैलिड पेंशन। रूल 39 पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया अबाउट इनवैलिड पेंशन, मतलब पेंशन जहाँ पे इनवैलिड है ना, वही है ये कुछ और है। चलिए देख लेते हैं। इनवैलिड पेंशन, पेंशन इनवैलिड नहीं है, वो पर्सन जो है वो आपका इनवैलिड है। पर्सन इनवैलिड कैसे हुआ, किसी कारण से वो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो चुका है, वो सर्विस करने लायक है नहीं, है ना, तो वो आपका इनवैलिड हो चुका है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम का नहीं रहा। तो उस जगह पे जो पेंशन हम उनको देंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनवैलिड पेंशन। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, in case the government servant acquiring a disability where in the provisions of under section 20 of right of persons with disability act 2016 are applicable। तो देखिए दो केसेस यहाँ पे दिया गया, कोई बंदा जो है फिजिकली डिसेबल हो चुका है और ये डिसेबल जो है किस रूल के आधार पे बोला गया वो डिसेबल है, तो बोला जा रहा है राइट टू पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट। इस रूल का जो सेक्शन 20 है वो हमको बताता है कोई बंदा कब आपका उसको हम डिसेबल मानेंगे, कब हम उसको डिसेबल नहीं मानेंगे। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपका इनवैलिड है, डिसेबल्ड है अंडर सेक्शन 20 ऑफ राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो उस जगह पे उसको क्या करना है, तो बोला जाए भैया आपको क्योंकि आप एज पर नॉर्म एज पर रूल डिसेबल्ड हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दो तो चुपचाप हम तुमको इनवैलिड पेंशन दे देंगे, है ना। तो हम मान लेंगे कि तुम बंदा जो है आपका सही बात बता रहे हो, है ना। तो बोला जा रहा है सच गवर्नमेंट सर्वेंट शैल प्रोड्यूस ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल, है ना। तो जो हमारा सेक्शन 20 का जो हमारा राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बताता है उसका प्रोविजन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फुलफिल करता है तो हम वहाँ पे उसको डिसेबल मानेंगे, और उन्होंने अगर खाली अपना डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट हमको दे दिया तो ही ये सफिशियंट रहेगा, ये मान लेंगे हम कि बंदा जो है डिसेबल है। बट if the government servant in case where the provision of right of persons with disability act 2016 नॉट एप्लीकेबल, अगर उनके ऊपर ये लागू नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो बोला जा रहा है इस केस में अगर वो बंदा इंटेंड करता है, चाहता है रिटायर करना ऑन द अकाउंट ऑफ बॉडीली और मेंटल इन्फॉर्मिटी, किसी शारीरिक या मानसिक कारण से वो उनको लगता है कि भाई शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे बॉडीली या मेंटली ही और शी इज़ इन्फॉर्म और फॉर दैट पर्पज ही इज़ अनएबल टू सर्व द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिस कारण से वो रिटायर करना चाहता है, तो भैया अगर तुम रिटायर करोगे इनवैलिड पेंशन के आधार पे मैं तुमको पेंशन दूंगा। तो अगर तुम इस रूल को वायोलेट करते हो तो यहाँ पे ये मैटर चला जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास,
है ना। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगा इस बंदा को सही से परमानेंटली इनकेपेसिटेटेड ये है या नहीं है। उसके आधार पे ये डिसाइड करेगा वेदर इनवैलिड पेंशन मे बी गिवन टू हिम और नॉट। तो केस 2 हुआ, हम लोग देखा। रूल नंबर हमको याद रखना है, कौन सा रूल है, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी एक्ट 2016, है ना। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो 2016 का 49th एक्ट था, है ना। उस एक्ट का कौन सा सेक्शन बोला गया, सेक्शन 20, ठीक है। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का सेक्शन 20 हमको बताता है कोई बंदा कब डिसेबल है, कब डिसेबल नहीं है। अगर सेक्शन 20 ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट किसी को बोल दिया कि वो आपका इनकेपेसिटेटेड है, तो अगर वो खाली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमको लाके देगा तो हम मान लेंगे कि भैया वो आपका बहुत ज़्यादा बीमार है, उनको काम करने का क्षमता है नहीं, उनको इनवैलिड पेंशन दिया जाए। बट अगर ये इस सेक्शन 20 राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को फुलफिल नहीं करता, तो ये आवेदन हम अपने एंड पे, मतलब जो डीडीओ रहेगा वो अपने एंड पे वहाँ पे आपका इसको ट्रीट नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसको डील नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस मैटर को रिफर कर देगा किसके पास, टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगा वेदर द पर्सन इज फिजिकली और मेंटली अनफिट और नॉट, और उस जगह पे वो डिसाइड करेगा उनको इनवैलिड पेंशन मिलना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्लियर है। अब अगर कोई इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिड पेंशन अगर किसी को मिलता है, इनवैलिड पेंशन अगर किसी को मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, कितना मिलता है, तो ध्यान दीजिए। बोला जी, गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस इवन बिफोर कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होता है पेंशन के लिए, हम लोग देखे हैं पहले ही, है ना। अदरवाइज हम लोग क्या देखे थे, अगर किसी का 10 साल से कम, मतलब 10 साल एक्सीड नहीं किया, तो उनको पेंशन के बदले क्या मिलता है, कोई बताइएगा क्या मिलता है उनको। 10 साल हुआ नहीं, 5 साल से ज़्यादा हुआ है बट 10 साल एक्सीड नहीं किया, वहाँ पे क्या मिलता है, सर्विस ग्रेचुइटी मिलता है ना। वहाँ पे उस बंदे को हम लोग क्या देते हैं, सर्विस ग्रेचुइटी देते हैं। बट अगर इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे है, अगर इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे है, 10 साल ना भी हुआ है, तो भी उनको आपका इनवैलिड पेंशन मिल सकता है ना, उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। रूल 39 हमको बताता है इनवैलिड पेंशन ये उनको दिया जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस इवन बिफोर कंप्लीटिंग द सर्विस ऑफ 10 ईयर्स शैल ऑल्सो बी ग्रांटेड इनवैलिड पेंशन, उनको इनवैलिड पेंशन दिया जाना चाहिए, दिया जाना है। और कितना होता है इनवैलिड पेंशन, तो बोला गया 50% ऑफ एमोलूमेंट और एवरेज एमोलूमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। देखिए यहाँ पे पेंशन के मामले में हमेशा मोर बेनिफिशियल है, हम कभी लेस में जाते ही नहीं। पेंशन में जिसको पेंशनर का फ़ायदा है गवर्नमेंट वही उसको देता है ना। तो यहाँ पे भी आपका बताया गया ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस इवन बिफोर कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स शैल बी ग्रांटेड द इनवैलिड पेंशन, उनको इनवैलिड पेंशन देना है। और इनवैलिड पेंशन कितना होता है, जो एमोलूमेंट है उसका 50%, एवरेज एमोलूमेंट जो है उसका 50%, इन दोनों के भीतर जिसमें भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो उनको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब रूल 40 हमको बताता है कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन। ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन बोला जा रहा है ये गवर्नमेंट सर्वेंट compulsorily retired from service as a penalty measure pension or gratuity or both at the rate not less than 2/3 not more than full superannuation pension shall be given to him। तो किसी बंदा का क्या हुआ है, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अब याद करके देखिए कौन सा रूल था सीसीए का जिसमें आपका पेनल्टी के बारे में बताया गया था। माइनर पेनल्टी क्या हो सकता है, मेजर पेनल्टी कितना हो सकता है, कौन सा रूल में बताया गया था, रूल 11 में बताया गया था। वेरी गुड उपाध्याय जी, रोहन आपका, आकाश, रोहन वेरी गुड, मंजीत, मरियम। तो क्या बोला गया, देखिए कोई बंदा जो है कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस हुआ है, सीआरएस है ना,
तो उस जगह पे गवर्नमेंट ने क्या देखा, भाई रिमूव डिसमिस करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो बंदा जो है बहुत ज़्यादा दोष नहीं था, चलो उसको एक काम करते हैं, बेनिफिट देते हुए सर्विस से निकाल देते हैं। तो वहाँ पे उसको क्या कर दिया गया, कंपल्सरी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस करवा दिया गया। तो बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट कंपल्सरीली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी मेजर पेंशन ग्रेचुइटी और बोथ एट द रेट नॉट लेस देन 2/3, नॉट मोर देन फुल, है ना। तो उनको पेंशन ग्रेचुइटी या दोनों उनको मिल सकता है, बस कितना मिलेगा हमको ध्यान देना है। बोला गया जो सुपर एनुएशन पेंशन होता है उसका 2/3 से ज़्यादा हम उनको, सॉरी 2/3 से कम हम उनको नहीं दे सकते, है ना। मिनिमम 2/3 जो है हमको देना है, उससे कम हम उनको नहीं दे सकते। तो ये आपको याद रखना है, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन जो है वो जो सुपर एनुएशन पेंशन है उसका 2/3 से कम नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए किसी का सुपर एनुएशन पेंशन हो रहा था 30,000, तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में मिनिमम पेंशन उनको कितना देना है बताइए। अगर सुपर एनुएशन पेंशन 30,000 होता, तो अगर कंपलसरी रिटायरमेंट में आ जाएंगे तो पेंशन कितना होना है मिनिमम, हम यहाँ पे मैक्सिमम नहीं बोल रहे, मिनिमम जो है आपका 20,000 होना है, इससे कम आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉट लेस देन, हम अगर चाहते हैं कि इसको 20,000 के बदले 19,000 कर देंगे तो नहीं चलेगा, हमको एटलीस्ट 20,000 जो है यहाँ पे हमको उनको देना है। द ऑर्डर ऑफ क्वांटम ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी टू बी गिवन under the subrule 1 may be issued simultaneously with the order of imposition of penalty of compulsory retirement। तो बोला गया कि जब उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो उनको पनिशमेंट दे रहा था, तो बोला जा रहा है कि जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनको ये पनिशमेंट दे रहा था कंपलसरी रिटायरमेंट का, उस पनिशमेंट ऑर्डर में ही उनको बता देना है कि पेंशन कितना मिलेगा, ग्रेचुइटी कितना मिलेगा, ये उनको इस कंपलसरी रिटायरमेंट का जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में बता देना है। पेंशन अमाउंट किसी भी ग्राउंड पे 9,000 से कम आपका पर महीना नहीं होना है, ये भी एक कंडीशन है जो हमारे यहाँ पे दिया गया। अब आते हैं हम लोग रूल 41। देखिए ये 40 और 41 दोनों को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंतर इसमें है। कहाँ पे अंतर है हम लोग आगे देखेंगे। कंपलसरी रिटायरमेंट में हम लोग क्या देखा, ये बात को ध्यान दीजिए, नॉट लेस देन 2/3, है ना, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ पेंशन। पेंशन जब हम उनको देंगे, है ना, कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन हम उसको देंगे, तो जो सुपर एनुएशन पेंशन है, सुपर एनुएशन पेंशन जो है उसका 2/3 से आपका कम नहीं दे सकते ऑफ सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन जो है इसका 2/3 से कम हम कंपलसरी रिटायरमेंट में नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आता है दूसरा और एक केस, जहाँ पे हम गवर्नमेंट सर्वेंट को देते हैं कंपैशनेट अलाउंस। ये क्या चीज़ है, देखिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जब डिसमिसल होता है या रिमूवल होता है तो उसका जो पास्ट सर्विस है फॉरफिट कर दिया जाता है, उसको किसी भी प्रकार का पेंशन या ग्रेचुइटी नहीं दिया जाता है ना। ये गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस और रिमूव फ्रॉम सर्विस शैल फॉरफिट हिज पेंशन एंड ग्रेचुइटी, ये दोनों जो है उसका खत्म, है ना, एकदम पूरा वही खत्म, टाटा बाय बाय। बोला चलिए द अथॉरिटी कंपिटेंट टू डिसमिस और रिमूव हिम फ्रॉम सर्विस may, if in case he is deserving any special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding, बात को ध्यान दीजिए, not exceeding 2/3 of pension or gratuity or both, which would have been admissible in case of his superannuation pension। अगर उनको सुपरएनुएशन पेंशन मिलता तो जितना मिलता, बोला जा रहा है नॉट एक्सीडिंग 2/3, तो यहाँ पे अगर हमको देना है, मान लीजिए यहाँ पे जो सुपरएनुएशन पेंशन है मेरा 30,000 था, है ना, तो बोला जा रहा है मैक्सिमम कंपेशनेट अलाउंस जो है, मैक्सिमम कंपेशनेट अलाउंस जो है वो कितना मिल सकता है,
हमको बताइए मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। बिल्कुल मैक्सिमम जो है 20,000 होगा, ये मैक्सिमम है। बट यहाँ पे जब हम लोग देखे थे इसको, है ना, ये क्या था, यहाँ पे हम लोग अगर देखे थे कि सुपर एनुएशन पेंशन मान लीजिए 30,000, तो ये आपका जो आपका कंपेंसरी रिटायरमेंट पेंशन, ये आपका मिनिमम था, मिनिमम 20,000। बात को ध्यान दीजिए, अगर कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस होता है तो उसका मिनिमम 20,000 होगा, और यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम 20,000 होगा। दोनों का अंतर समझना है। क्लियर है। आगे क्या बताया गया, बोला गया कंपेशनेट अलाउंस जो सैंक्शन किया जाता है, इसमें भी बोला गया प्रति महीना अगर आप सैंक्शन कर ही रहे हो, दे ही रहे हो, तो भीख मत दो, इतना दो कि वो जी जाए। तो बोला गया ₹9,000 पर महीना से कम आपको नहीं देना है, नॉट लेस देन ₹9,000 पर मंथ। ये भी हमको ध्यान देना है। तो कंपेशनेट अलाउंस क्लियर है। आगे बढ़े। आगे आता है चैप्टर 6, है ना। चैप्टर 5 हम लोग देख लिए, चैप्टर 5 हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोगों का चैप्टर 6। क्या बताया गया, रूल 42। रूल 42 हमको बताता है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 30 साल का क्वालिफाइंग सर्विस जब हो चुका है, उसके बाद जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको अगर लगता है कि आदमी जो है निकम्बा है ना, आदमी जो है निकम्बा है, तो आपको नोटिस दे सकता है और जॉब से निकाल सकता है ना। आज भी देखिएगा आप लोग, जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ कुछ हमारा सीनियर को देख के लगता है कि बंदा इसके ऊपर रूल 42 लगा दो। मजा लगता है कि नहीं, बताइए, सच बताइएगा, ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। एक दो आदमी ऐसा रहता है जिसको देख के लगता है कि लगा दिया जाए और बंदा चला जाए, धरती के ऊपर बोझ बन चुका है ना। हालांकि जब हम लोग भी बूढ़ा बुजुर्ग बनेंगे तो हो सकता है हम लोग भी ऐसा बोझ सोचा जाए, दूसरा लोग जो रहेगा हम लोगों को भी ऐसा ही बोझ सोचेगा। चलिए फिलहाल हम लोग सोच लेते हैं। अब क्या बोला गया, रूल 42 बोला जा रहा है रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एट एनी टाइम आफ्टर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ कंप्लीटेड ये क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 30 ईयर्स। जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने क्या किया, अपना 30 साल का क्वालिफाइंग सर्विस बिता चुका है, कंप्लीट कर चुका है, ही मे बी रिक्वायर्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू रिटायर इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन ए रिटायरिंग पेंशन, है ना। हम लोग रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे देखे थे, कौन सा रूल में, कोई हमको बताइए। रिटायरिंग पेंशन के बारे में कौन सा रूल पे देखे थे, किसको याद है। बिल्कुल 45 में नहीं है। 45 में क्या था, 45 तो अभी हम लोग आए ही नहीं, है ना। 45 में रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी है। बिल्कुल 34 में हम लोग देखे थे, है ना। इसको भी याद रखना है। रिटायरिंग पेंशन कहाँ पे बताया गया, रूल 34 में। एक्चुअली ज़्यादा केस ऐसा नहीं आता है, याद रखिएगा। रिटायरिंग पेंशन वाला 3-4 केस ही आता है, ज़्यादा केस आपका नहीं आता है। तो रिटायरिंग पेंशन जो है आपका 34 में बताया गया था, ठीक है। रिटायरिंग पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया, 34 में बताया गया, ठीक है। बोलो जी, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में गिव ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स। देखिए ये सवाल एग्जाम पे बहुत बार पूछता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने दिन का नोटिस उनको देना है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, बोला गया 3 महीने का नोटिस देना है ना, कि भैया तुम हमारे लिए और कोई काम का नहीं रहे, तुम जॉब छोड़ो। 3 महीने का नोटिस देते हैं, 3 महीने के बाद तुमको निकाल देंगे, है ना। दूसरा काम और कर सकता है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगा कि नहीं भाई इसको रखने से ज़्यादा नुकसान है, इनको तुरंत भगाना है, तो 3 महीने का पे एंड अलाउंस दे के उसको जॉब से निकाल भी सकता है कि भैया हम तुमको नोटिस वोटिस नहीं देंगे, इन लीव ऑफ सच नोटिस, 3 महीने के नोटिस के बदले मैं तुमको 3 महीने का सैलरी दे देता हूँ, पगार दे देता हूँ, तनख्वाह दे देता हूँ। उड़ीसा में दरमा बोला जाता है ना, तो दरमा मैं दे दे उची, है ना। जो दरमा हमने दे दिया 3 महीने का, और उनको क्या कर दिया, हम सर्विस से निकाल दिया। तो ये हमको याद रखना है, रूल 42 में इसके बारे में बताया गया है। आगे आते हैं रूल 43। अब पहला केस में कौन यहाँ पे हमको दिया, तो यहाँ पे हमको याद रखना है गवर्नमेंट गिव्स नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को
गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिस दिया, कितने दिन का, 3 महीने का, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का भी मौका होना चाहिए, है ना, अच्छे दिन आएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट ने नोटिस दिया, किसको, गवर्नमेंट को नोटिस दिया, उसका जो अपना डिपार्टमेंट है उसको नोटिस दिया कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर तंग आ चुका हूँ, ये घिसी पिटी काम मैं और नहीं करना चाहता हूँ, 3 महीने का नोटिस दे रहा हूँ, इसके बाद टाटा बाय बाय, है ना। तो एट एनी टाइम द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। अब दोनों जगह पे अंतर देखिए, यहाँ पे हमको गवर्नमेंट कब नोटिस दे सकता है, तो बोला गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट कब नोटिस दे सकता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। इन दोनों चीज़ को याद रखना है, गवर्नमेंट का नोटिस आफ्टर 30 ईयर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट का नोटिस आफ्टर 20 ईयर्स। पर नोटिस का जो पीरियड रहेगा वो यहाँ पर भी आपका 3 महीने का ही रहेगा, ठीक है। द नोटिस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट गिवन अंडर दिस रूल शैल रिक्वायर द एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब देखिए बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि खाली गवर्नमेंट सर्वेंट ने नोटिस दे दिया इसका मतलब नहीं कि काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे भी आपको इंतजार करना है फॉर द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो आपको रिफ्यूज़ कर देगा, तो आपका जो सपना था डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे काम धंधा करने का वो चूर चूर हो जाएगा। तो बोला जाएगा नोटिस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट गिवन अंडर दिस रूल शैल रिक्वायर द एक्सेप्टेंस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी वेयर। अब यहाँ पे बात ध्यान देना है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का एक्सेप्टेंस उनको चाहिए। अब बोला गया जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिफ्यूज़ भी नहीं किया, कितने दिन के भीतर, बोला कि हैज़ नॉट एक्सेप्टेड और नॉट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द परमिशन फॉर रिटायरमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो मैंने 3 महीने का नोटिस दिया था, इस 3 महीने के भीतर आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, आपने रिफ्यूज़ भी नहीं किया, देखिए मना नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। एक्सेप्ट करे या ना करे, अगर मना कर देता तो काम वहीं पे ख़त्म था, बट इन्होंने मना भी नहीं किया। तो बोला गया जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिसीव टू रिफ्यूज़ टू ग्रांट द परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना नहीं किया, तो इस जगह पे द रिटायरमेंट शैल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। जब ये मेरा 3 नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि भैया मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, आपने मना नहीं किया, तो इट विल बी डीम्ड दैट आई एम बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस ऑन दैट डेट, है ना, उस दिन से हम डीम टू बी रिटायर्ड मान लिया जाएगा, है ना। ये बात को ध्यान देना है अगर रिफ्यूज़ नहीं किया तो। अब रिफ्यूज़ अगर कर देता है तो क्या होगा, आगे हम लोग देख लेंगे। तो बोला जा रहा था अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे विथहोल्ड द परमिशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट who seeks to retire under this rule in the following circumstances। अब बोला कि कब हमारा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो रहेगा वो कब हमको मना कर सकता है ना, कौन सा सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का उस रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। तो बोला जा रहा है पहला केस, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अंडर सस्पेंशन, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आपके सस्पेंशन में है ना, अगर वो सस्पेंशन में है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 2, ए चार्जशीट हैज़ बीन फ्रेम्ड, चार्जशीट हैज़ बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, उनके खिलाफ चार्जशीट इशू कर दिया गया और बंदा जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ पे भी मैं उनका जो आपका रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर बोला गया जुडिशियल कोई प्रोसीडिंग चल रहा है ना, कोर्ट में कोई ग्रेव मिसकंडक्ट को लेके, है ना, उसने कोई चोरी किया, डाका डाला, कोई दूसरा ग्रेव मिसकंडक्ट किया, तो वो आपका पेंडिंग है। तो ऐसा केस में नंबर 1 सस्पेंशन में है, नंबर 2 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, नंबर 3 जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है। तो ये तीनों केस में अगर कोई भी केस उनके खिलाफ है तो यहाँ पे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है सीधा सीधा बोल देगा भाई योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम रिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। अब बोला जाता है रिक्वेस्ट फॉर विदड्रॉल शैल बी मेड नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो हमको इच्छा हुआ कि हम गवर्नमेंट सर्विस से वॉलेंटरीली रिटायर्ड करेंगे, हमने आवेदन दिया,
3 महीने के बाद डेट आने वाला है, और उसके कुछ दिन पहले हमारे मन में फिर से बुद्धि उदय हुआ कि भैया नहीं, जितना दिन है और कुछ दिन काम कर लेते हैं, तो हम चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन को विदड्रॉ कर सकता हूँ। बस कंडीशन क्या है, हमको देख लेना है कि ये अगर मेरा डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट था, इसके एटलीस्ट 15 दिन से पहले, इस दौरान आपको आवेदन करना है। ये मान लीजिए 15 डेज है ना, तो एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आपको आवेदन करना है, नॉट लेस देन 15 डेज बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का जो डेट था, है ना, उसके नॉट लेस देन 15 डेज, है ना, वो आपको उसके पहले आपको आवेदन देना है। तो यहाँ पे जब भी आप आवेदन देना दे रहे हैं तो एटलीस्ट 15 दिन आपका बाकी रहना चाहिए। 15 दिन इंक्लूडिंग द डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट जो आपने सोचा था, उस दिन को लेके एटलीस्ट 15 दिन का समय आपके हाथ में आपका रहना चाहिए। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना है कि 15 दिन का समय एटलीस्ट रहना चाहिए जब हम विदड्रॉल के लिए आवेदन दे रहे हैं। अदरवाइज विदड्रॉल का आपका आवेदन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखें। चलिए आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, कल देखते हैं, कल सुबह अगर आप लोग रेडी रहिएगा, अगर संभव होता है कल सुबह भी एक क्लास हम लोग लेके और थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो रात में तो ज़रूर क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो बहुत लोग जिसको जिसको सोना है हमको पीटेगा आके घर पे कि ये लोग रात में आपका। एक्चुअली जानते हैं, जब मैं छोटा था, मेरा एक टीचर था, वो रात में 11 बजे से पढ़ाना शुरू करता था, और हम एक बगल में एक दोस्त का घर था, वहाँ पे पढ़ने जाते थे, और हरिकेन का लाइट होता था। बचपन में लाइट बिजली कहीं पे था नहीं, तो जब हम लौटते थे हाथ में वो हरिकेन लेके आते थे। लगभग एक, कभी 12:30 बज गया, कभी 1 बज गया, मतलब 1 डेढ़ घंटा पढ़ा के 12:30 1 बजे छोड़ता था। तो मुझे लग रहा है मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ, पर मैं वापस आ जाऊँगा, है ना। कुछ एक्चुअली इशू चल रहा है मेरा, जिस कारण से हम समय निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना देर तक आप लोगों को हम परेशान किए। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल हम लोग फिर से। गुड नाइट।